शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। विकास भदौरिया बताएंगे प्रधानमंत्री के आरएसएस की बैठक में जाने से पहले ही विरोधियों ने की सवालों की बौछार। उमर अब्दुल्ला ने कहा आरएसएस कर रहा है अप्रेजल। आशुतोष ने लगाया जी हुजूरी का आरोप। नीरज राजपूत इसके बाद बताएंगे वन रैंक वन पेंशन लागू करने के लिए आरएसएस ने डाला सरकार पर दबाव। चाहे तो कमीशन बनाकर निकालें रास्ता। जितेंद्र दीक्षित बताएंगे इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में हो रही है पूछताछ। 2 घंटे तक घर पर भी पुलिस ने की तफ्तीश। सरोज सिंह बताएंगी हड़ताल से बेहाल हुआ देश। ट्रेन प्लेन के यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी, लेकिन सरकार ने कहा हड़ताल में दम नहीं। आगे देखिए सबसे बड़ी खबर। बीजेपी ने कहा है कि आरएसएस के साथ बैठक में सरकार के कामकाज पर चर्चा नहीं हुई है। बैठक में देश की सुरक्षा और कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि बैठक में वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है। कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि जैसे जो देश के बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा रही है। सरकारी कार्यक्रमों पर चर्चा नहीं हो रही है। सरकार के कामकाज पर चर्चा नहीं हो रही है। न कोई सरकार की समीक्षा हो रही है, न सरकारी कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है। जैसा संघ के बैठकों में होता है उसी प्रकार देश के सामने के कुछ मुद्दों पर, कृषि क्षेत्र के मुद्दे, औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दे, आर्थिक क्षेत्र के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, जो संघ के प्रिय विचार के चर्चा के विषय होते हैं, उन पर सभी का राय, वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास हो रहा है। आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक में मोदी सरकार के कामकाज के अप्रेजल यानी कि मूल्यांकन के आरोपों का संघ ने किया खंडन। कहा सिर्फ सूचनाएं साझा करने और विचार विमर्श के लिए हो रही है बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही इस समन्वय बैठक को विरोधी मोदी सरकार का अप्रेजल बता रहे हैं। लेकिन पीटीआई के मुताबिक संघ का कहना है कि यह बैठक ना तो सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए हो रही है और ना ही किसी तरह का फैसला करने के लिए। संघ के मुताबिक बैठक का मकसद इसमें शामिल लोगों से सूचनाएं साझा करना और उन पर विचार विमर्श करना है। पीटीआई के मुताबिक बैठक के पहले दिन आज बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और रसायन उर्वरक मंत्री अनंत कुमार समेत कई बड़े मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन तक चलने वाली बैठक के दौरान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान विषय से संबंधित मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 3 दिन तक चलने वाली बीजेपी और आरएसएस की बैठक आज से शुरू। बैठक में तीसरे दिन शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएसएस और बीजेपी की 3 दिन तक चलने वाली समन्वय बैठक में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई बड़े केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बताया जा रहा है कि 3 दिन की इस समन्वय बैठक में उन तमाम मुद्दों पर बात होगी जो केंद्र सरकार के सामने मौजूद हैं। इनमें पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग, जनगणना के आंकड़े, गुजरात में पटेलों के आंदोलन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। जमीन बिल पर सरकार और विपक्ष में तीखे टकराव और जल्दी होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघ की समन्वय बैठक में शामिल होने से इस बैठक की अहमियत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार संघ की समन्वय बैठक में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग पर भी हुआ विचार। अमित शाह और बड़े मंत्रियों ने संघ नेताओं से की बंद कमरे में बातचीत। सूत्रों के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन की मांग पर बंद कमरे में अलग से बैठक की गई। करीब 15-20 मिनट तक चली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हुए। बैठक में संघ की तरफ से भैयाजी जोशी, कृष्ण गोपाल और दत्ता राय होसबोले मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आरएसएस ने पूर्व सैनिकों की मांग का जल्द समाधान करने पर जोर दिया। इसके लिए संघ ने एक कमीशन बनाने की सलाह भी दी है। सूत्रों के मुताबिक ये कमीशन ऐसे मुद्दों पर विचार कर सकता है जिन पर सरकार और पूर्व सैनिकों में कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसा ही एक मुद्दा ये है कि पेंशन की समीक्षा हर 5 साल पर हो या उससे पहले। सूत्रों के मुताबिक कुल मिलाकर संघ ने इस बात पर जोर दिया कि वन रैंक वन पेंशन पर अमल का ऐलान जल्द होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संघ को सभी विकल्पों और उनकी व्यावहारिकता पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने कहा कि आरएसएस नहीं कर सकता सरकार की समीक्षा।
संघ ने सरदार पटेल से वादा किया था कि वो राजनीति में शामिल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने कहा है कि आरएसएस बीजेपी सरकार की समीक्षा बैठक कर ही नहीं सकता, क्योंकि 1949 में आरएसएस पर लगी पाबंदी तभी हटाई गई थी जब उसने सरदार पटेल से वादा किया था कि वो राजनीति में दखल नहीं देगा। आरएसएस पर गांधी जी की हत्या के बाद पाबंदी लगाई गई थी। गोलवलकर ने पटेल से पाबंदी हटाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद पटेल ने लिखित आश्वासन लिया था कि आरएसएस राजनीति नहीं करेगा। देश का प्रधानमंत्री, देश की कैबिनेट, ये देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार है। संसद के माध्यम से देश की कैबिनेट, देश का प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के प्रति जवाबदेह होगा, अगर ये स्थापित करने की कोशिश की जाएगी तो इसके देश का लोकतंत्र चकनाचूर होगा, कमजोर होगा। आरएसएस दिल्ली में 3 दिन की समन्वय बैठक कर रहा है, जिसमें मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री और बीजेपी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक पर उमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने वाले आरएसएस को सामाजिक संगठन कैसे कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा है, तो आरएसएस 3 दिन तक मोदी सरकार के प्रदर्शन का अप्राइजल करेगा। क्या अब भी कोई मुझे बताना चाहता है कि वो एक सामाजिक संगठन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक आज से शुरू हुई है, जिसमें मोदी सरकार के तमाम बड़े मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिस्सा ले रहे हैं। तो बीजेपी भले ही इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ रहा। आगे बढ़ते हैं। मजदूर संगठनों की हड़ताल से आज देश बेहाल है। आज देशव्यापी हड़ताल के चलते कई सारे लोगों को इस हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, खास तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मैं एक बार चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। आम तौर पर आम दिनों पर आपको इतना खाली नहीं दिखाई देता है स्टेशन। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आए हुए लोग, कई सारे ऐसे लोग जो कि टैक्सी के लिए पता करने के लिए आए और निराशा उनके हाथ लगी, क्योंकि टैक्सी और ऑटो जो है वो स्ट्राइक पर चले गए। ऐसे में कई लोगों को परेशानी हो रही है, खासतौर पर महिलाएं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं टाटा नगर से आ रही हूँ, मैं जाना तो मुझे जी। तो क्या हुआ जब यहाँ आप आई हैं? तो क्या पता चला? तो मैं आधे घंटे तक ही वेट कर रही हूँ। ये लोग 400 चार्ज कर रहे हैं, नॉर्मली रेट होते हैं 100 to 150 जी। तो अभी तो मैंने ओला कैब्स को कॉल करा है। इस तरीके की परेशानी लोगों को हो रही है, जो कि आमतौर पर 100 या 150 रुपए देकर अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। आज मनमाने पैसे भी वसूले जा रहे हैं और कई सारे ऑटो टैक्सी वाले जो जाना चाह रहे हैं उनको ट्रेड यूनियन वाले कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की गुंडागर्दी भी जो है वो रेलवे स्टेशन पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। देश के 4 बड़े महानगरों के अलावा छोटे शहरों में भी हड़ताल का खासा असर दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बंद के दौरान हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हड़ताल की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। ऑटो टैक्सियां न मिलने से लोग परेशान। आसनसोल, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, सिलीगुड़ी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ट्रेन रोककर जताया गया विरोध। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। हड़ताल का असर चेन्नई में भी देखने को मिला। ऑटो टैक्सियों की हड़ताल से बच्चों के स्कूल जाने में हुई दिक्कत। यूपी के कानपुर में हड़ताली कर्मचारियों ने मजदूर एकता के नारे लगाए, बसों के टायरों की हवा भी निकाली। दिल्ली से सटे गुड़गांव और फरीदाबाद में भी हड़ताल बनी मुश्किल का सबब। लोगों को मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं मिल रहे ऑटो और टैक्सी। जाहिर है आज की हड़ताल से पूरे देश में जनजीवन बुरी तरह चरमरा गया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा आम जनता को। श्रम संगठनों की हड़ताल का आज पूरे देश में असर देखने को मिला, लेकिन सरकार कह रही है कि श्रम संगठनों के नासमझी की वजह से ये स्ट्राइक हुई है, इसलिए स्ट्राइक असफल रही। इट विल बी फार्मूला ड्रिवन, ये एक फार्मूला के आधार पे होगा। इसको 8 में परिवर्तित किया जाएगा, सारे श्रमिक क्षेत्र में लगाया जाएगा, देश भर में लगाया जाएगा। इसमें इस नीति, सरकार की इस नीति को देश की मजदूरों ने सहमति दिया है, भारी प्रशंसा हमको उसमें से मिली है। इसीलिए आज लेबर यूनियन के अंदर जो स्ट्राइक कुछ मित्रों ने नासमझी के कारण दिया है, इसीलिए उनको सफलता हाथ नहीं आ रही है। हमने नई सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे एक स्पष्ट नीति हम लोगों ने मजदूर संगठनों के सामने रखा है।
सरकार भले ही कह रही हो कि आज स्ट्राइक असफल रही, लेकिन पूरे देश में जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज देश के 10 बड़े मजदूर संगठनों ने श्रम कानून पर प्रस्तावित बदलाव के विरोध में बंद का ऐलान किया था। हालांकि सरकार का कहना है हड़ताल करना नासमझी है। सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में श्रम संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया था। इन संगठनों की 12 मांगों में से प्रमुख मांगे श्रम कानून में श्रमिक व कर्मचारी विरोधी बदलाव वापस लिए जाए, सरकारी उपक्रमों का विनिवेश और निजीकरण बंद हो, न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपए प्रति माह की जाए, कामगार रखने के लिए ठेका प्रणाली खत्म की जाए, श्रमिक विरोधी कानून लागू नहीं हो, अगले वर्ष जनवरी से 7वां वेतन आयोग लागू हो, महंगाई पर रोक लगाई जाए, सड़क परिवहन सुरक्षा विधेयक को अपने मूल रूप में रखा जाए। हालांकि बीजेपी समर्थित भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल में शामिल न होने का फैसला किया है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में अदालत का पहला बड़ा फैसला, 6 दोषियों को सुनाई जेल की सजा। एक दोषी को 6 साल कैद की सजा तो बाकी के 5 दोषियों को 4 साल कैद की सजा सुनाई। दिल्ली की 30 सदरी अदालत ने जिन 6 लोगों को दोषी ठहराया है उनके नाम हैं सोएस्का पावर टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर टीपी सिंह, जिनको अदालत ने 6 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एमसीडी के 4 अधिकारी, एमसीडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डीके सुंगन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओपी महला, अकाउंटेंट राजू वी और एक क्लर्क गुरचरण सिंह को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अदालत ने एक और निजी कंपनी के निदेशक जेपी सिंह को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला स्ट्रीट लाइट घोटाले में सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक इस घोटाले के चलते देश को 1 करोड़ 42 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था। कन्नड़ लेखक MM कलबुर्गी की हत्या की जांच कर रही CID टीम महाराष्ट्र तक पहुंची। नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या से तार जुड़े होने का शक। कन्नड़ लेखक और कन्नड़ यूनिवर्सिटी के पूर्व VC MM कलबुर्गी की रविवार को कर्नाटक के धारवाड़ में हत्या कर दी गई थी। द हिंदू के मुताबिक कलबुर्गी के हत्यारों की तलाश कर रही CID टीम जांच के लिए महाराष्ट्र के पुणे और कोल्हापुर तक जा पहुंची है। CID टीम इस बात की जांच कर रही है कि कहीं कलबुर्गी पर हमला करने वालों का कनेक्शन साल 2013 में पुणे में हुई अंधविश्वास विरोधी नेता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या और फरवरी 2015 में हुई वामपंथी कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या से तो जुड़ा नहीं है। CID की टीम इन दोनों हत्याओं में इस्तेमाल किए गए तरीकों और हथियारों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कलबुर्गी की हत्या में भी उसी तरह के देसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था जिस तरह का इस्तेमाल नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के दौरान किया गया था। अखबार ने यह भी बताया है कि इन तीनों हत्याओं का तरीका भी काफी मिलता जुलता है। पाकिस्तान ने आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार को मदद देनी बंद कर दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। पाकिस्तान सरकार हरकत-उल-अंसार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देने में करता था। 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर में हुए बम धमाकों में इसी संगठन का हाथ था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान ने इस संगठन को मदद देनी ही बंद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल उसे डर है कि समर्थन देते रहने से अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची में न डाल दे। जाहिर है अगर पाकिस्तान इस सूची में गया तो उसे अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी और पाकिस्तान के सामने भूखों मरने की नौबत आ सकती है। हालांकि पाकिस्तान एक संगठन को मदद देना बंद करेगा तो उसे दूसरे नाम से खड़ा करके पालना पोसना शुरू कर देगा। इसलिए जरूरत है कि दुनिया के देश दबाव डालकर पाकिस्तान पर सभी आतंकी संगठनों को बंद करने का दबाव डालें। शीना बोरा की हत्या किन लोगों ने की ये तो मुंबई पुलिस के मुताबिक उसने पता कर लिया है, लेकिन ये हत्या किस वजह से की गई ये पता लगाने में अब तक मुंबई पुलिस जुटी हुई है। इस बीच मुंबई पुलिस की एक टीम कोलकाता पहुंची है। मुंबई पुलिस की टीम ने कोलकाता में अलीपुर स्थित उस दोस्त के घर पर छापा मारा जहां से संजीव खन्ना को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने यहां से संजीव खन्ना का लैपटॉप जब्त किया है। पुलिस का मानना है कि इसी लैपटॉप से संजीव इंद्राणी से बातचीत करता था। संजीव खन्ना इंद्राणी का पूर्व पति है और हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस कार में शीना की हत्या हुई थी उसमें वो भी मौजूद था।
लेकिन संजीव खन्ना कह रहा है कि हत्या के समय वो कार में मौजूद जरूर था लेकिन सोया हुआ था। मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंद्राणी ने बेटी शीना बोरा की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। शीना बोरा हत्याकांड में जिस कार का इस्तेमाल हुआ था वो कार पीटर मुखर्जी ने किराए पर ली थी। अखबार टेलीग्राफ ने ये खुलासा किया है। टेलीग्राफ ने खुलासा किया कि 24 अप्रैल 2012 को जिस कार में शीना बोरा की हत्या की गई वो कार पीटर मुखर्जी ने बुक कराई। अखबार ने मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। हालांकि इन सूत्रों का ये भी कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि पीटर को इस कार को हत्या या किसी गलत काम में इस्तेमाल होने की जानकारी थी। पीटर पहले ही कह चुके हैं कि 24 अप्रैल 2012 को वो रोम में थे। टेलीग्राफ के मुताबिक उसी दौरान उन्होंने परिवार के लिए कार बुक कराई। किराए पर कार देने वाली कंपनी AM कोर्स के मालिक को पीटर जानते थे। पीटर और AM कोर्स के मालिक मुंबई के विलिंगटन क्लब के दोस्त हैं। अखबार के मुताबिक पीटर ने कार मंगाई थी लेकिन ड्राइवर नहीं। इसके बाद मुखर्जी परिवार का ड्राइवर श्याम राय कंपनी से कार लेकर आया था। सूत्रों के मुताबिक खार पुलिस थाने में मुंबई पुलिस ने AM कोर्स के मालिक से भी पूछताछ की। शीना मर्डर केस में लापरवाही के आरोपों से घिरे रायगढ़ जिले के पुलिस वालों से हुई पूछताछ। ये वो पुलिसकर्मी हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने शीना मर्डर केस की जांच ठीक तरीके से नहीं की। इनमें एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर और एक DYSP शामिल है। बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस वाले मीडिया के सामने कुछ नहीं बोले। आरोप है कि 2012 में हत्या के बाद शीना का शव मिलने पर पुलिस वालों ने जांच में लापरवाही बरती थी। केस डायरी में जरूर लिखा गया था लेकिन कत्ल का मामला दर्ज नहीं किया गया था। महाराष्ट्र पुलिस के DGP संजीव दयाल ने रायगढ़ पुलिस की लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी की IT सिटी कहे जाने वाले नोएडा की पुलिस के 2 सिपाहियों पर लगा है व्यापारियों से जबरन वसूली का आरोप। दोनों आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपना चेहरा छुपा रहे ये दोनों शख्स नोएडा पुलिस के सिपाही हैं। आरोप है राजपूत एंड राय फाइनेंशियल सर्विसेज के मालिक रूपेश कुमार से इन दोनों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। मामला 10 लाख में तय भी हो गया था, लेकिन इसी बीच ये लोग रूपेश के दफ्तर से 3000 के करीब रुपए और 2 लैपटॉप जबरन लेकर चले गए। रूपेश ने पुलिस के आला अफसरों से मदद मांगी, तब जाल बिछाकर पुलिस वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस तरह की घटनाओं से साफ हो जाता है कि आखिर यूपी में आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही हैं। यूपी पुलिस न केवल अपराधियों को संरक्षण देने में जुटी है, बल्कि खुद भी अपराधों को अंजाम दे रही है। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में एक टैंकर के कार पर पलट जाने से कार सवार की मौत। हादसे के बाद टैंकर का ड्राइवर फरार। आर के पुरम के रावतुला मार्ग पर पलटा पड़ा ये वही टैंकर है जिससे एक कार सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे के करीब तेज रफ्तार से आ रहा टैंकर रेड लाइट पर अपना संतुलन खो बैठा और रॉन्ग साइड में चला गया। बेकाबू टैंकर आगे जाकर एक खड़ी स्विफ्ट कार पर पलट गया। टैंकर पलटते ही कार में भी आग लग गई। पुलिस ने क्रेन के जरिए टैंकर के नीचे फंसी कार को निकाला और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। टैंकर की वजह से इस इलाके में पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। हादसे के बाद फरार हुए टैंकर ड्राइवर की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में एक टैंकर के कार पर पलट जाने से कार सवार की मौत। हादसे के बाद टैंकर का ड्राइवर फरार। आर के पुरम के रावतुला मार्ग पर पलटा पड़ा ये वही टैंकर है जिससे एक कार सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे के करीब तेज रफ्तार से आ रहा टैंकर रेड लाइट पर अपना संतुलन खो बैठा और रॉन्ग साइड में चला गया। बेकाबू टैंकर आगे जाकर। और चलते चलते देख लेते हैं ब्राजील के बार्बर को जिसने रचा है सबसे तेज बाल काटने का रिकॉर्ड।